टेंशन मेंबर। ठीक है, टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तनन उपांग। ठीक है, हेलो। हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो टेंशन मेंबर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तनन उपांग। ठीक है, अब जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तनन उपांग की, तो पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि तनन उपांग होते क्या हैं, टेंशन मेंबर कहते किसको हैं। ठीक है, तो टेंशन मेंबर के बारे में पहले सुन लो। किसी संरचना के ऐसे उपांग जिन पर तनन बल आता है, मतलब वो मेंबर्स जिनके ऊपर डायरेक्टली टेंशन फोर्स आते हैं, वो कहलाते तुम्हारे क्या, तनन उपांग कहलाते हैं। ठीक है, बात सुन आई। टेंशन मेंबर क्या होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, डायरेक्टली जब हम उसको लोडिंग पे लाते हैं तो उसमें टेंशन जो है, लोड लगाने पे क्या होता है, उसमें तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। बात सुन में आ रही है। तो जो हम तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है लोड के रिस्पेक्ट में उन मेंबर्स पे, तो जो क्षमता होनी चाहिए उन मेंबर की वो क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि उस पे आने वाले बल से ज़्यादा हो, ताकि जो बल उस पे लगाया जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या हो, वो टेंशन मेंबर फेल ना करे। बात में आ रही है। तो तनन उपांग क्या होते हैं, किसी भी संरचना में या किसी भी संरचनात्मक ढांचा में वे अवयव जिन पर तनन बल आते हैं। ठीक है, जो तनन बल को सहने के लिए जो है लगाए जाते हैं किसी भी संरचना में। ठीक, अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज के द्वारा जो है दिखाया गया है। तो खंडों के प्रकार जो टेंशन मेंबर होंगे वो कितने प्रकार से के होते हैं और किस प्रकार से उनको यूज किया जाता है बिल्डिंग में। ठीक है, किसी भी संरचना में। ठीक, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तनन उपांग के रूप में कई प्रकार के खंड, जैसे तुम्हारे यहाँ पे छड़ हो गया। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में जो बार यूज करते हो, छड़ यूज करते हो, किस रूप में यूज करते हो, तनन मेंबर के रूप में। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए छड़े यूज करते हैं, चपटी पत्ती यूज करते हैं, कोड़ी खंड यूज करते हैं, टी खंड यूज करते हैं, टी सेक्शन। ठीक है, चैनल खंड यूज करते हैं, अथवा दो या दो से अधिक खंडों से निर्मित संगठित खंड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर दिया गया है, देखो एक एक करके। तो सबसे पहला तुम्हारा रॉड्स, इसको छड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये किस किस प्रकार का होता है, सर्कुलर। ठीक है, जैसे यहाँ इमेज में दिया गया ये सर्कुलर खंड। ये हो गया तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हारा क्या है, चपटी पत्ती भी यूज करते हैं हम लोग टेंशन मेंबर के रूप में। ठीक है, तो इन्हें हमें पहचानना है। ठीक है, कि टेंशन मेंबर होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर इमेज के द्वारा जो है एक एक चीज़ को दिया गया है। ठीक है, पहला हो गया छड़े, यहाँ पर देखो चपटी पत्ती यहाँ पर दी गई है। ठीक है, या आयताकार या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दोनों फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका कोणी खंड, एंगल सेक्शन, यहाँ पे देखो गसेट प्लेट के साथ लगाया गया। ये जो डॉटेड हैच लाइन है, हैच लाइन वाला जो एरिया है वो है तुम्हारा गसेट प्लेट,
और जो एल की तरह बना हुआ है इस तरह से, वो तुम्हारा क्या है, कोणीय खंड है। ठीक है, तो ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसी जो है रचना की आवश्यकता होगी संरचना की, उस तरह से हम क्या करेंगे, उस तरह के खंड को हम जो है यूज करेंगे। ठीक है, और इनका प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस पे टेंशन बल जो है, वो संरचना जो है टेंसाइल लोड को सह सके, बियर उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इनका प्रयोग भी क्या करते हैं हम, तनन उपांग के रूप में किया जाता है कोणीय खंड का। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा जो है टी सेक्शन हो गया, यहाँ पर देखो टी सेक्शन। उसके अलावा तुम्हारा चैनल खंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और तुम्हारा एक कंबाइंड होता है संगठित, जिसको कहते हैं बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन जो है तुम्हें अलग अलग प्रकार से जो है किसी भी संरचना में जोड़े हुए देखे जा सकते हैं एज ए टेंशन मेंबर। ठीक है, जो तुम ट्रस बनाते हो उस ट्रस में जो है इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ये सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो अवयव दिखाए गए हैं फिगर में, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद जो है हमारा गसेट प्लेट मैंने बताया था कि जब भी टेंशन मेंबर को हम आपस में जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें गसेट प्लेट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखो गसेट प्लेट दिखाया गया है, ये जो है ये पोर्शन जो बीच में लगाया गया है वो क्या है, तुम्हारा गसेट प्लेट है। अब देखो गसेट प्लेट होता क्या है, कैंचियों में विभिन्न उपांगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्लेट को गसेट प्लेट कहते हैं। ठीक है, एक सपोर्ट के रूप में या एक गैप मेंटेन, जैसे दो एंगल सेक्शन को यहाँ पे देखो जोड़ा गया है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लगाया गया है, एक गसेट प्लेट लगाया गया है। क्यों, क्योंकि इनके बीच थ्रू आउट जो लेंथ है वो डिस्टेंस क्या हो, मेंटेन रहे। और क्या क्या रीजन है इसको लगाने का, यहाँ पर जो रिवेट है उनको आसानी से हम क्या करें, लगा सके उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो गसेट प्लेट हो गया। अगला है टेकिंग रिवेट या टाका या आबंधन रिवेट। रिवेट के बारे में हम बता चुके हैं इसके पहले भी। ठीक है, प्लेटों को जोड़ने के लिए जो है हम रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो रिवेट क्या होता है मैंने बता दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जो चैप्टर था वहाँ पर देखो। यहाँ पर देखते हैं, जब कैंची के उपांगों में खंड के संयोजन हेतु दो खंडों को प्रयोग किया जाता है तो दोनों घटक मिलाकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोनों घटक मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। अतः ऐसे संयोजक घटकों को आपस में जोड़ने हेतु विशिष्टियों के अनुसार रिवेट का प्रयोग किया जाता है, निर्धारित दूरी पर वो भी। ठीक है, तो इसे आबंध रिवेट कहते हैं। ठीक, जैसे दो तुम्हें एंगल दे दिया जाए, अब कहा जाए कि इनको जोड़ा जाए आपस में, या दो प्लेटों को आपस में दिया जाए तुमको जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए तो उसके लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रिवेट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या होते हैं, एक तरह के आबंध घटक होते हैं जिसके द्वारा जिसका प्रयोग करके हम प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिवेट। इसके अलावा जो है पृथककारी, सेपरेटर एज ए सेपरेटर तुम क्या यूज करते हो, इसमें गसेट प्लेट का यूज करते हो। जब दो एंगल को आपस में जोड़ोगे तो उन दोनों को जो है जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाओगे तुम, आपस में यहाँ पर जैसे लगाया गया है रिवेट लगाया जाता है। और एक थ्रू आउट लेंथ उनके बीच डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसके लिए हम बीच बीच में क्या करेंगे, सॉलिड जो है सेपरेटर यूज करते हैं उसी प्लेट का। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो जोड़ा गया है
पृथककारी के रूप में तुम्हें यहाँ क्या यूज कर रहा हो, गसेट प्लेट का। देखो गसेट प्लेट के दोनों ओर संयोजी खंड के घटक लगे रहते हैं। इन घटकों के उपांग पूरी लंबाई में गसेट प्लेट की मोटाई के समान दूरी बनी रहे, इसके लिए निर्धारित दूरी पर धातु या लकड़ी के टुकड़े बीच में लगाए जाते हैं, जिन्हें पृथक्कारी कहते हैं। पहली बात यह है कि दो एंगल सेक्शन को जब भी हम आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे या जोड़ेंगे तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, हम गसेट प्लेट लगाएंगे, है ना। और गसेट प्लेट लगाने के पश्चात उनको हम आपस में जोड़ेंगे। अब जब आपस में हम जोड़ देंगे उनको तो रिवेट यूज करेंगे जोड़ने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर हमने जो है रिवेट लगाया वहाँ हम गसेट प्लेट लगाएंगे। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल पे, जैसे यहाँ पे लगाया गया है 2 जगह, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लेटों को आपस में जोड़ते रहेंगे संबद्ध करने के लिए, ताकि जो है एंगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, एक समान बना भी रहे और आपस में आसानी से जुड़े भी रहें, ठीक है। तो ये काम है तुम्हारा पृथक्कारी का, जो तुमको क्या करता है, दोनों सेक्शन को आपस से अलग करता है एक तरह से, ठीक है। अब फिगर ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पे मेन रिवेट लगाया गया है, ठीक है। बीच बीच में कई रेगुलर इंटरवल पे सॉलिड प्लेट बीच में लगाकर क्या किया गया है, फिर से रिवेटिंग की गई है, ठीक है। ठीक है, तो हमने जो है पृथक्कारी देख लिया, जो सेपरेटर होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, उनका क्या काम है, ठीक। अब इसके अलावा तनन उपांग जो तुम्हारे होते हैं, टेंशन मेंबर होते हैं, उनमें किस तरह के टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होते हैं और उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो भारतीय मानक जो IS 800 है उसके अनुसार तनन उपांगों में अच्छी तनन के फलस्वरूप उपांग पर उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल निम्न से अधिक नहीं लेना चाहिए। एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक फार्मूला है तुम्हारा सिग्मा AT अथवा या FT, किसी एक चीज़ से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। FT इक्वल टू 0.6 इंटू FY, जहाँ पर FT क्या है तुम्हारा, अनुगे अच्छी तनन प्रतिबल। जब भी किसी प्लेट पर हम तनन प्रतिबल निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होगा FT इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाई FY, और FY क्या है, न्यूनतम पराभव प्रतिबल, ठीक है। अब इसके लिए वैल्यू हम कहाँ से कैसे लेंगे, FT और FY के लिए यहाँ पर तुम्हें वैल्यू दी गई है। देखो एक चार्ट है जिसमें जो है तुम्हें प्लेट की मोटाई दी गई है, 20 mm से अगर कम होगा तो कितना लेंगे, FY का मान 250 और FT कितना होना चाहिए, 150, ठीक है। तनन प्रतिबल जिसको कहते हैं FT। इसी के साथ 20 से अगर 40 mm की मोटाई हो तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 240 होगी, ठीक है, FY का मान, और 144 होगा FT का मान, या सिग्मा AT कहते हैं इसको। या 40 mm से अगर अधिक हुआ तो वैल्यू कितनी लेंगे FY की, 230, और उसके रिस्पेक्ट में तनन प्रतिबल कितना होना चाहिए, 138 होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा जो है चार्ट, जिसके द्वारा जो है हम फार्मूला यूज करेंगे 0.6 FY, जो कि बराबर होगा किसके, FT के, ठीक है। तनन प्रतिबल निकालने के लिए हम फार्मूला, अब यहाँ पर देखो फार्मूले कौन कौन से यूज होंगे जब भी हम टेंसाइल मेंबर को के सामर्थ्य को निकालेंगे, तो उसके कौन कौन सी फार्मूले हमें यूज करने हैं। तो सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है, सामर्थ्य का मैंने शुरू से ही बताया है, P इक्वल टू फोर्स इंटू, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, सामर्थ्य इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस, ठीक है। तो तनन उपांग की जो सामर्थ्य होगी वो क्या होगी, क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल, ठीक है। एरिया इंटू स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, उस तनन उपांग की सामर्थ्य होगी। जो भी हम मेंबर यूज करेंगे अगर उसकी सामर्थ्य को हमें निकालना है
तो उस मेंबर का एरिया और उस पे आने वाला जो स्ट्रेस है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी सामर्थ्य मिल जाएगी उस पर्टिकुलर तनन उपांग की। ठीक, ये हमने जो है हर एक चैप्टर में लगभग बताया है। हेलो, हाँ सर। फिर से सुन लो। यहाँ पर जो तुम्हारा तनन उपांग है उसका हमें जो है नेट एरिया निकालना है। नेट एरिया मतलब क्या, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। अब शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा, जैसे मान लो एक प्लेट है तुम्हारा, ये प्लेट है मान लो, ठीक है, ये बी है और ये डी है ना, बी और डी है, इसकी थिकनेस टी है। तो अब इसमें क्या किया तुमने, रिवेट लगा दिया 3 जगह, पास में आई। तो जब रिवेट लगा दिया तो इसमें 3 जगह छेद हो गया, ठीक है। तो मान लिया टोटल एरिया ए था, ठीक है, और छेद करने के बाद एरिया बी हो गया, ठीक है। तो जो टोटल ग्रॉस एरिया होगा, फिर से सुन लो, मान लो एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट में तुमने 3 रिवेट कर दिया। तो जब रिवेटिंग नहीं किया था यानी कि छिद्र नहीं बनाए थे तो एरिया ए था, ठीक है। अब जब रिवेट कर दिया तो उन तीनों रिवेट में जो छिद्र किया है, मान लिया उसका तीनों का जो योग है 3 इंटू स्मॉल ए है, ठीक है। जो रिवेट एक छेद का व्यास एक छेद का जो एरिया है वो मान लिया स्मॉल ए है, और 3 रिवेट किया गया है तो तीनों का एरिया क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए, ठीक है। तो नेट एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जो पूरे प्लेट का था माइनस तीनों छिद्र का एरिया, 3 इंटू ए स्मॉल ए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जो एरिया होगा कि छिद्र का व्यास जब भी जो है छिद्र का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल में से घटा देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, तनन उपांग का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल कहलाएगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिगर दिया गया है तुम्हें, एक प्लेट है जिसका चौड़ाई बी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है बी है, और जो छेद लगाया गया है जो रिवेटिंग की गई है उसके लिए जो व्यास होगा वो डी है, स्मॉल डी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चित्र के अनुसार चपटी पत्ती की चौड़ाई भी है, ठीक है, वह मोटाई क्या है, स्मॉल टी है, इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल टी है। तो इसमें बना रिवेट छिद्र भी दर्शित है, इसमें देखो छिद्र बनाया गया रिवेट यहाँ पे, ठीक है। अब उस छिद्र का व्यास क्या है, स्मॉल डी है, ठीक। फिर से सुन लो, चित्र में चपटी पत्ती की चौड़ाई बी है, मोटाई स्मॉल टी है, और इसमें जो छिद्र बनाया गया है उसका व्यास स्मॉल डी है। तो पहले देख लेते हैं उस पूरे प्लेट की जो चपटी पत्ती है उसके काट का क्षेत्रफल क्या होगा, बी इंटू टी, यानी कि चौड़ाई गुणे मोटाई, तो बी इंटू टी कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो रिवेट लगाया गया है उस रिवेट में जो बना छिद्र है उस छिद्र का व्यास क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में हमें जो है टोटल जो है नेट एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो छिद्र है, मान लिया एक छिद्र है, ठीक है, तो छिद्र का व्यास क्या होगा, छिद्र का एरिया डी इंटू टी होगा, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, बी डी, बी इंटू डी है तुम्हारा टोटल एरिया उस प्लेट का जब छिद्र नहीं किया गया था। अब छिद्र कर दिया गया, एक छिद्र मान लो किया गया है तो डी इंटू टी हो गया, डी इंटू टी, ठीक है। तो जो सकल व्यास होगा यानी कि सकल नहीं, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल होगा, वो प्रभावी क्षेत्रफल क्या होगा, खंड का कुल क्षेत्रफल माइनस रिवेट छिद्र के लिए जो क्षेत्रफल है उसकी कटौती, यानी घटा दिया गया उसको, ठीक है। तो फार्मूला तुम्हें बनेगा क्षेत्रफल का b माइनस डी इंटू टी, ठीक है।
अब इसके बाद जो है चपटी पत्ती यहाँ पे दी गई है। तो जब चपटी पत्ती होती है उस पर दो तरह से हम रिवेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चपटी पत्ती जब तनन उपांग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो चपटी पत्ती को रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। अब रिवेट मैंने बताया था रिवेटिंग करते समय कि रिवेट को दो तरह से लगा सकते हैं। एक तुम्हारा चेन रिवेटिंग होता है, एक तुम्हारा जिगजैग रिवेटिंग होता है, ठीक है। चेन रिवेटिंग में क्या होता है, एक सीधी रेखा में हम लोग जो है रिवेट को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो चेन रिवेटिंग दिखाई गई है, 1 से लेके 1 तक एक सीधी रेखा में 3 रिवेट लगाए गए हैं। फिर 1 से 2 से लेकर 2 तक एक सीधी रेखा में 3 रिवेट लगाए गए हैं, यानी कि 1 1 और 2 2 पे रिवेट की संख्या क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है। 1 1 और 2 2 पर रिवेट की जो संख्या होगी वो समान होगी। तो चपटी पत्ती के लिए जो क्षेत्रफल होगा पूरे चपटी पत्ती का, अगर उसकी चौड़ाई b है और उसकी थिकनेस t है तो चपटी पत्ती का क्षेत्रफल b इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है 3 रिवेट लगाया गया है हर एक श्रृंखला में। तो रिवेट के छिद्र के लिए व्यास कितना, क्षेत्रफल कितना होगा, d इंटू टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने रिवेट हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिवेट के लिए जो वैल्यू लेंगे हम, जो रिवेट जितनी भी संख्या होगी 1 2 3 मान लो, उसके लिए n से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। n की जगह 1 रखोगे तो एक रिवेट के लिए क्षेत्रफल घटाओगे। n के लिए 2 रखोगे तो 2 रिवेट के लिए जो है क्षेत्रफल घटाओगे पूरे प्लेट में से। तो शुद्ध क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो पूरे प्लेट का क्षेत्रफल b इंटू टी, पूरे प्लेट का क्षेत्रफल b इंटू टी माइनस n इंटू डी इंटू टी। n इंटू डी इंटू टी क्या है, नंबर ऑफ रिवेट के अकॉर्डिंग प्रत्येक रिवेट का क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है। तो जितने भी रिवेट हमने बना रखे हैं उतने को अगर हम उतने का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे पूरे प्लेट में से तो तुम्हारा जो क्या होगा, शुद्ध क्षेत्रफल उस प्लेट के लिए निकल जाएगा, उस तनन उपांग के लिए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये चेन रिवेटिंग का था। एक और कंडीशन होता है विषम रिवेटिंग, ठीक है। तो विषम रिवेट पद्धति के लिए क्या होता है तुम्हारा, इसमें जो रिवेट लगाए जाते हैं वो जिग जैग मोशन में लगाए जाते हैं। पहला यहाँ लगेगा, फिर दूसरा ऐसे लगेगा, फिर तीसरा ऐसे लगेगा, चौथा ऐसे लगेगा, पांचवा ऐसे लगेगा, ठीक है। तो फिगर में ध्यान से अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके नीचे जस्ट क्या है, सिरे से शुरू करेंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर उसके जस्ट बगल में क्या है, इधर साइड में ये चेंज हो गया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो इस तरह से शेप बन रहा है, यानी कि ये क्या है, जिग जैग। बात समझ में आ रही है, ये जो श्रृंखला बन रही है वो जिग जैग श्रृंखला बन रही है, इसको कहते हैं जिग जैग रिवेटिंग या विषम रिवेट पद्धति। तो मान लिया एक प्लेट है, इस प्लेट पर जो है जिग जैग पद्धति के अनुसार रिवेट लगाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो जी है क्या है, गेज दूरी है, और P1 क्या है, विषम पिच है, ठीक है। ये जो P1 तुम्हारा दिखाया गया है वो क्या है, विषम पिच है, ठीक है, जिगजैग पिच। यानी कि यहाँ से लेके 6 से लेके 5 तक क्या होगा, जिगजैग पिच होगा। 4 से लेके 5 तक क्या होगा, जिगजैग पिच होगा। और जी क्या है, तुम्हारी गेज दूरी है। गेज दूरी क्या होती है, दो रिवेटों से दो समांतर रिवेट जो लाइन होती है, रिवेट की लाइन, उसके बीच की लंबवत दूरी को गेज दूरी जी स्मॉल जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ फिगर में दिया गया है कहाँ से कहाँ तक जी है और कहाँ से कहाँ तक लेकर P1 है, ठीक। अब इसको देखो, यहाँ से थ्योरी इसकी क्या है, चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक खंड पर रिवेट की संख्या समान नहीं है, ठीक है। हर एक खंड पर, ये खंड है 1 से लेके 7 तक एक सीधी लाइन में, यहाँ पर 3 रिवेट है, यहाँ पर क्या है, 2 रिवेट है, ठीक है। रिवेट की संख्या समान नहीं है। अब देखो 1 2 4 6 7,
1 2 4 6 7। यहाँ पर क्या है 1 2 4 6 7 पर जो तुम्हारा नंबर ऑफ रिवेट है वो कितना है 3 है। और उसके अलावा अगर हम ऐसे चले 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें क्या है नंबर ऑफ रिवेट तुम्हारे कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। ठीक है। 1 2 4 6 7 पे क्या हो रहा था तुम्हारा 3 रिवेट आ रहा था। और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 तक अगर हम जा रहे हैं इस तरह से इस लाइन में तो तुम्हारा कितने रिवेट बीच में मिल रहे हैं 5 रिवेट मिल रहे हैं। ठीक है। तो जब भी एक सीधी लाइन में हम चलेंगे तो तुम्हारी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी बी इक्वल टू बी माइनस एन डी। ठीक है। बी इक्वल टू बी माइनस एन डी हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम रेखा 1 2 3 4 5 6 7 के लिए चलेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जो कि चौड़ाई है बी क्या है तुम्हारा यहाँ पर चौड़ाई है इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस एन डी प्लस एन वन इंटू पी वन स्क्वायर अपान 4g। ठीक है। जहाँ पर एन वन क्या है तुम्हारा टेढ़ी मेढ़ी काट रेखा पर गेज दूरी और इसका जो शुद्ध क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बी ई इंटू टी। यानी कि जो बी ई निकाला है तुमने मल्टीप्लाई बाई क्या होगा थिकनेस। जो थिकनेस होगी इस पूरे प्लेट की उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का मान उठा के क्या रखेंगे ये बी माइनस एन डी इंटू सॉरी प्लस इंटू एन वन इंटू पी वन स्क्वायर अपान 4g। तो ये फार्मूला है तुम्हारा जिसको हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ठीक है। नॉर्मल है सबके हाथ
पहले से लेके समझ गए ना तो कुछ है ये